ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने दी थी सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप आप बता दीजिए। सबसे पहले किसी को ऐसा कौन कौन है जिनने सारे क्वेश्चंस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई? ऐसा कोई है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? एक काम कीजिए आप लोग, जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है या जो नहीं हो पाए उन क्वेश्चंस का सीरियल नंबर एक बार लिख के चैट में भेज दीजिए। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप। ठीक है, इसमें दिक्कत ये करवाता हूँ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड प्रिंट्स देयर सम। ये बहुत इजी है। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर देयर नेम एंड ग्रीट्स देम विद हेलो नेम। ये वाला एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, जिनके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। शिवांश अग्रवाल, ओके अभी ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपन सॉल्व करें, और क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं पहले। क्वेश्चन व्हाट हैपेंड देवेश, ठीक है क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर देयर नेम एंड ग्रीट्स देम विद हेलो नेम। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा नेम इक्वल्स इनपुट, enter your name and then मैं लिखूंगा print f string your name is name hello name। अब यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है शुरुआत में एफ लिख जाता है एंड ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी वेरिएबल लिखोगे इन ब्रेसेस के अंदर उसकी वैल्यू एक्चुअली जो होगी वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी, यानी कि नेम की जो भी वैल्यू यहाँ होने वाली है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैंने नेम एंटर किया आयुष्मान तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा योर नेम इज आयुष्मान, हेलो आयुष्मान। ओके, इस चीज को रन कर लेते हैं। एंटर योर नेम आयुष्मान, योर नेम इज आयुष्मान, हेलो आयुष्मान। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट चेक्स फॉर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इवन ऑड बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक नंबर लेना है। से मैंने कोई भी नंबर ले लिया, इंटीजर इनपुट, एंटर अ नंबर एंड अब मुझे इसे इवन या ऑड चेक करना है। तो इवन या ऑड की कंडीशन क्या है? इवन ये तब होगा जब 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है। और तब होगा जब रिमाइंडर 0 की जगह कुछ और आ रहा है। तो यहां मैं क्या करूंगा, इफ ए
और रिमाइंडर कैसे मिलता है? परसेंट से, यानी मॉड्यूलस साइन से। परसेंट 2 इक्वल्स 0, तो मैं यहां लिख दूंगा प्रिंट नंबर इज इवन एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। क्या हुआ यहाँ पे? a% 2 का मतलब है a को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो a अगर बाई चांस 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो वो अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है तो नंबर इज इवन ऐसा प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नंबर इज ऑड ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन वर्क करेगा। एंटर नंबर 6, नंबर इज इवन, इस तरीके से। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब देख लेते हैं अगला कौन सा सॉल्व करना है। लीप ईयर और नॉट बिल्कुल इसी तरह से होगा, बस आपको 4 से ईयर जो है उसका डिवीजन चेक करना है हो रहा है कि नहीं। That prints the multiplication table of a given number, कल करवा दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की मदद से फैक्टोरियल। तो सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर के n तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो n का फैक्टोरियल हो जाता है, राइट? यही होता है ना। तो हम यहां क्या करेंगे, a इक्वल्स 1 डिफाइन कर दिया, एंड देन हम n इक्वल्स इंटीजर ले लेंगे, इनपुट एंटर द नंबर। और अब हमको व्हाइल लूप की मदद से ये पता करना है कि जो फैक्टोरियल है वो क्या। तो अपन यहां व्हाइल a इज लेस देन या इक्वल टू n, ये कंडीशन लगा सकते हैं। जब तक a की वैल्यू n से छोटी या n के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहां लिखना है b इक्वल्स अगेन 1, और यहां मैं लिख दूंगा b मल्टीप्लाइज इक्वल्स a, यानी कि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल्स b इंटू a, ये मतलब हुआ इसका। b की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसे ही b में फिर से रख देना, ये इस ऑपरेटर का मतलब हुआ। तो अब यहां हो क्या रहा है, a प्लस इक्वल्स 1 लिख दूंगा मैं। यहां ये हो रहा है कि सबसे पहले a को हमने 1 असाइन कर दिया, इंटीजर इनपुट ले लिया यूजर से, और b को भी 1 असाइन कर दिया। फिर जब तक a की वैल्यू छोटी है या बराबर है n के, तब तक अपन b के अंदर उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और a को बाय 1 बढ़ाते जा रहे हैं। तो सपोज n की वैल्यू अगर 5 हुई तो a की वैल्यू 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक चलेगी, और हर एक उस वैल्यू के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन एट द एंड हम प्रिंट कर सकते हैं फैक्टोरियल इज, यहां लिख दिया मैंने b, और f लगाना है शुरू में। इस तरीके से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन जाएगा। इसको रन कर लेते हैं। तो सपोज मैंने लिखा एंटर नंबर 5, फैक्टोरियल इज 120, ये आ गया आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? मुझे आप सब लोगों का रिस्पॉन्स एक बार बता दीजिए। अच्छा, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो? ठीक है। राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन इट्स रेडियस एज एन आर्गुमेंट। ये वाला देख लेते हैं फंक्शन क्या है। हाँ, एक फंक्शन बनाया एरिया और इसको एक आर्गुमेंट ले लिया रेडियस। अब मुझे सिर्फ पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है जो भी रेडियस होगा उसके ऊपर। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लूं। तो मैं करूंगा एरिया
इक्वल्स, एंड एरिया सेम नाम में नहीं लिख सकता तो मैं ए आर लिख देता हूं केवल, एरिया इक्वल्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और उसके बाद मुझे करना है रिटर्न ए आर। और अब इस एरिया फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4। तो अब इसमें हो क्या रहा है, यहां मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और मैंने वैल्यू दी है 4, ये 4 वाली वैल्यू रेडियस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। फिर एक नया वेरिएबल बना ए आर जिसको मैंने 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ओके यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया। अब इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो रिटर्न हो जाएगी इस रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से, यानी कि जहां मैंने फंक्शन कॉल लगाई है, जहां मैंने फंक्शन को कॉल करवाया है, इस फंक्शन कॉल की जगह ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ये वैल्यू आके लग जाएगी। तो सपोज अगर वैल्यू आई 25 तो यहाँ एरिया 4 इसकी जगह 25 लिखने में आ जाएगा, एंड देन ये प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट होगी और 25 प्रिंट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, जो भी वैल्यू रिटर्न में आई वो वैल्यू फंक्शन कॉल की जगह रिप्लेस हो जाएगी, एंड उसके बाद ये प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट 25 के कारण आपको आंसर 25 मिल जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। रेडियस की जगह अपन 4 दे देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस इक्वल्स 4, ये भी सही है, एंड आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, 50.24 इसका आंसर आ गया, ठीक है। Write a function that prints all even numbers up to the argument value starting from 2. Okay, everyone is required to, okay, हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यू आ रही है 2 से लेकर के उस वैल्यू के बीच जितने भी इवन नंबर है उन सबको प्रिंट करे। तो मैं यहां लिख दूंगा डेफ प्रिंट इवन, आर्ग्यूमेंट में ले लिया n और मैंने लिख दिया फॉर i इन रेंज 2 से स्टार्ट करना है, n+1 तक जाना है। n+1 क्यों लिया, क्योंकि n जो है वेरिएबल वो एक्सक्लूडेड रहता, मतलब यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं वो रेंज के अंदर नहीं आएगी, वो एक्सक्लूडेड रहेगी। क्योंकि मुझे n को इंक्लूड करवाना है इसलिए मैं n+1 तक की रेंज ले रहा हूं ताकि n की वैल्यू भी एक्सक्लूड ना हो, इंक्लूड हो। n+1 एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलन लगा दिया, यहां मैं लिख दूंगा इफ i, अब फिर से वही करना है, %2 इक्वल्स 0। अगर i को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट i, क्योंकि i एक इवन नंबर हो गया। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, i एक इवन नंबर हो गया, और अगर i एक इवन नंबर है तो आप उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। बस यही है इस फंक्शन का काम। ये फंक्शन कंप्लीट है। अब मैं प्रिंट कर सकता हूं प्रिंट इवन इंट इनपुट एंटर द नंबर। ये जो कमांड मैंने यहां लिखी इसको कहते हैं वन लाइनर कमांड। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होगा, तो सबसे पहले इनपुट वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लिया जाएगा। उसके बाद इंट वाला ब्रैकेट ओपन होगा और जो इनपुट आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर प्रिंट इवन वाला ब्रैकेट ओपन होगा और प्रिंट इवन फंक्शन कॉल हो जाएगा, और लास्ट में अपन इसको, ओके मुझे यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं प्रिंट इवन फंक्शन में प्रिंट लगा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से ये वन लाइनर काम करेगा। तो अब मुझे बता दो वन लाइनर किस किस को समझ में आ गया, किस किस को वन लाइनर अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट कमांड, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आया। हंसराज, नम्य, प्रियांशु, देवेश, सबको आ गया, ठीक है।
इस तरीके से ये फंक्शन कॉल कर रहा है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर द नंबर, मैंने लिखा 8, तो 2 से लेकर के 8 तक जितने भी इवन नंबर थे वो प्रिंट हो गए। यही करना था इस क्वेश्चन में। मैंने एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। जो नहीं भी करवाए हुए थे मैंने कल करवा दिए थे, या फिर वो निहायत ही सिंपल थे। तो अब आप ये लोग बताइए, अब आप लोग ये बताइए कि अब तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अब रह गया, ऐसा कोई जिसको कुछ पूछना है जो अभी मैंने समझाया वो ठीक से समझ ना आया हो, समथिंग लाइक दैट। देवेश, हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ ठीक है, तो आगे का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल अपन ने फंक्शंस तक का कॉन्सेप्ट किया था, बट फंक्शन में कुछ चीजें हैं जो अभी बताना बाकी है। सबसे पहले देखिए, अगर अपन एक फंक्शन बना रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया func1, और इसके अंदर आर्गुमेंट ले लिए 2, फिर मैंने कहा रिटर्न b, a, और अब मैं यहां लिख दूं a, b इक्वल्स सपोज func1 4,5। अच्छा, अब मेरे को बता दीजिए कि जब मैं यहां लिखूंगा प्रिंट a, b, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? कौन बताएगा ये चीज? जब मैं a, b प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? एक गेस। क्या? 5,4 माइनस, और कोई बताएगा? हर्षित 5,4, ठीक है, तो 5,4 मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज है एक मल्टीपल असाइनमेंट वाली चीज कि अपन ने a, b को 2 वैल्यूज दे दी, और ये है मल्टीपल रिटर्न की चीज, यानी कि अपन एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर पा रहे हैं पाइथन में। ओके, इस तरीके से ये 5,4 का आउटपुट आने वाला है। अब ये जो 2 आर्ग्यूमेंट है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। पोजिशनल क्यों? अगर मैं यहाँ पे इनपुट का फॉर्मेट चेंज कर दूं और ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, मेरा आउटपुट भी रिवर्स हो जाएगा, राइट? तो यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आपने कौन से ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट पास किया है, आर्ग्यूमेंट को जो वैल्यू दी है वो कौन से ऑर्डर में दी, ये चीज यहां मैटर कर रही है। इसलिए क्योंकि इनकी पोजीशन मैटर करती है, इनको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि b को मैं यहां पे ही वैल्यू दे दूं 4, और इन दैट केस b की पोजीशन पे जो वैल्यू मैंने दे रखी है वो हो भी सकती है और नहीं भी। मान लो मैंने वैल्यू चेंज करके 9 कर दी, यहां पे ध्यान से देखना इस चीज को। b को मैंने वैल्यू यहां असाइन कर रखी है 4, और यहां मैंने उसको 9 पास कर दी, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू b के पास जाएगी? ये वाली। ये वैल्यू डोमिनेट करेगी, b की वैल्यू 9 अगर अपन ने दे रखी है तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन अगर अपन ने कोई वैल्यू नहीं दी b के लिए, अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू देता हूं, तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को यानी कि a को मिल जाएगी ये 5 वाली वैल्यू, और b की ये वाली जो वैल्यू है ये काम आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो भी आप एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की मदद से आप जितना हो सके वैल्यूज को प्री डिफाइन करके अपने फंक्शन को इजी टू यूज बना सकते हैं। उसमें आर्ग्यूमेंट्स जितने कम होंगे उसे यूज करना उतना इजी होगा। और अगर आप कोई वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 18 एक वैल्यू दे दी यहाँ पे, या 21 दे दी, अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? एट दिस टाइम अगर मैं इस फंक्शन को रन करूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा?
बताइए। फाइव कोमा 21 नहीं, मुझे 21,5 मिलेगा, क्योंकि देखिए 5 ए के अंदर चला गया, 21 बी के अंदर चला गया, मैंने बी कोमा ए रिटर्न किया, यानी मैंने 21,5 रिटर्न किया, तो ए के अंदर यहाँ 21 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और इसलिए पहले 21 फिर 5 इस तरह से प्रिंट होगा। ये देखिए 21 और 5। लेकिन अगर मैं यहां से ये 21 हटा दूं और केवल 5 रहने दूं, तब क्या प्रिंट होगा बताएंगे आप? अगर मैंने 21 हटा दिया और केवल 5 है यहां पे, तो क्या प्रिंट होगा? फोर कोमा 5। गुड, 4,5 होगा। इसको रन करते हैं, 4,5 यहाँ प्रिंट हो गया। तो अब आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है इस चीज में कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कभी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद आप नहीं लिख सकते। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने बी को पोजिशनल रहने दिया और ए को डिफॉल्ट बना दिया, ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों? अगर मैंने 5 वैल्यू दी है तो पोजीशन के हिसाब से ये वैल्यू ए के पास चली जाएगी, जिसके पास ऑलरेडी ऑप्शन था डिफॉल्ट वैल्यू रखने का, लेकिन अब बी के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां एरर आ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो बाद में लिखने हैं, और किसी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आप नहीं लिख सकते। अगर आपको ए को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना है तो आपको पहले बी लिखना पड़ेगा, एंड देन ए यहाँ पे आप लिख सकते हो 0। इस तरीके से आप ए को डिफॉल्ट बना सकते हो। अब बी को मैंने इक्वल टू 0 हटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले लिस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? क्लियर? ओके, रिपीट लास्ट वन। ओके, यहां अगर आप ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, जिसको अपन ने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसको डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो अब आप कभी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो पोजिशनल से पहले नहीं दे सकते। मतलब अगर आप यहां पर इक्वल 0 बी के आगे लगा दो और ए के आगे कुछ नहीं लगाओ, ये चीज गलत है, ये एरर दे देगा आपको, क्योंकि b इक्वल 0 आपने कर दिया, लेकिन यहां आपने a की वैल्यू दी, तो ये एक वैल्यू b के पास चली जाएगी और a के पास अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से पहले लिखी है तो पहले वाले वेरिएबल के पास जाएगी, लेकिन a के पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इसलिए ये चीज आपको एरर दे देगी। इसीलिए हमेशा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को बाद में लिखना है, और जो आर्ग्यूमेंट्स पोजिशनल है उनको पहले लिखना है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पहले, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बाद में। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ रहे हैं अब हम, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग इंडेक्सिंग। देखिए एरेज एक तरह से कैसे होते हैं पाइथन के अंदर, एक लिस्ट होती है, या फिर एक स्ट्रिंग होती है, या फिर एक टपल होता है, एक डिक्शनरी भी हो सकती है और एक सेट भी हो सकता है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के अंदर। एक है लिस्ट, एक है स्ट्रिंग, एक है टपल, एक है डिक्शनरी और एक है स्टैक। तो फिलहाल ये डिक्शनरी और स्टैक बिल्कुल सेम सिंबल यूज कर रहे हैं, बट इनके अंदर जो डेटा जा रहा है वो अलग फॉर्मेट में होता है। स्टैक के अंदर आप सिंपल वैल्यूज लिखेंगे इस तरीके से, और डिक्शनरी के अंदर आप की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं इस तरीके से। अब आपको डिक्शनरी और स्टैक के अंदर डिफरेंस दिख रहा होगा। लिस्ट के अंदर भी आप इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर्स लगा सकते हैं,
और टपल के अंदर भी आप इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख सकते हैं। इन सभी में एक चीज सिवाय डिक्शनरी के, इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे काम कर रहा है? देखो, इंडेक्सिंग यानी कि हर एक एलिमेंट जो आपके एरे के अंदर है, बेसिकली यहाँ जो ऊपर की 4 लाइनें हैं चारों एरे है, ये चारों एरे है। एरे मतलब एक कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। तो हर एक लाइन या हर एक आइटम जो है आपके एरे के अंदर, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर्ड है और उसे एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स नंबर उसे असाइन किया जाता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और जाता है n-1 तक। जहां n-1 जा रहा है, इसकी इंडेक्स n-1 हो गई और n की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन योर एरे। मतलब अगर मैं सिर्फ लिस्ट की बात करता हूं, अभी मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो एक्चुअली इसकी इंडेक्सिंग पता है कैसे हो रही है? इसकी इंडेक्सिंग हो रही है 0 1, यह है 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक इसकी इंडेक्सेस जा रही हैं। हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इंडेक्स मिली हुई है और उस इंडेक्स से अपन उस एलिमेंट को ढूंढेंगे, लोकेट करेंगे, पहचानेंगे, वट एवर वी कैन से। तो अगर मैं यहां लिखूं प्रिंट ए इंडेक्स 0, तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? ए एक एरे है, उसकी इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट है? 1 है, तो मुझे 1 आउटपुट में मिल गया। ठीक है। अगर मैं यहां लिखूं ए इंडेक्स 1, तो मुझे कौन सा मिलेगा? 2 मिल गया। ठीक है। अगर मैं यहां ए इंडेक्स -1 लिखता हूं, तो क्या होगा? तो मेरे को लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा 5, क्योंकि एक और तरीके की इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, वो होती है राइट टू लेफ्ट। यानी आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हो पाइथन में, जिसमें आपके लास्ट एलिमेंट को -1 इंडेक्स मिलती है, सेकंड लास्ट को -2, फिर -3, फिर -4 एंड देन -5। यानी कि आप इन नंबर्स को 2 तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हो, 0 1 2 3 4, या फिर -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से एरे की इंडेक्सिंग चल रही है। ओके। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप -2 लिख देंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? 4, जो कि सेकंड लास्ट एलिमेंट है। इस तरीके से। तो ये चीज सबको समझ आ गई इंडेक्सिंग कैसे काम कर रही है? ठीक है। सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड राइज कर दो जिस जिसको समझ में आ गया। ओके। इस तरीके से इंडेक्सिंग काम कर रही है। अब आप एक एरे को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं? तो मैं यहां अगर लिखूं फॉर आई इन ए प्रिंट आई, तो आप सब लोग गेस कर पा रहे होंगे कि ए एक एरे है। एरे के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज एक एक करके आई वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी और आप उस वेरिएबल को प्रिंट कर दोगे। यानी कि सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से एक एक करके सारी वैल्यूज आई को मिलेंगी और उस हर एक वैल्यू के लिए प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होगा, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम कमेंट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं, तो आपके लिए 1 2 3 4 5 सारे प्रिंट हो गए। ठीक है। इस तरीके से ये ट्रैवर्सिंग काम कर रही है। इसी को ट्रैवर्स करना कहते हैं, जब अपन किसी एक एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग अ लूप, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो व्हाइल लूप हो। इस प्रोसेस को हम ट्रैवर्सिंग नाम देते हैं। ट्रैवर्सिंग। ठीक है। इस तरीके से हम एक एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब एक चीज होती है स्लाइसिंग। अगर आप लिखते हैं प्रिंट ए इंडेक्स 1 से लेके 3, अगेन 1 से लेके इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक आपको आउटपुट मिल जाएंगे। तो इंडेक्स नंबर 1 कौन सी है? ये रही। इंडेक्स नंबर 3 कौन सी है? 0 1 2 3, ये रही। तो यानी कि 2 3 4, ये 3 एलिमेंट्स 1 से 3 की रेंज में आ रहे हैं। अब अगर अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां अपन को 2 और 3 दो आउटपुट मिल गए। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी रेंज में
जो बाद वाली लिमिट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। n+1 लिया था क्योंकि n एक्सक्लूड नहीं करना था, n+1 एक्सक्लूड हो गया। ऐसे ही स्लाइसिंग में भी जो बाद वाली लिमिट है वो एक्सक्लूड हो गई, यानी कि 1 से 3 की रेंज में केवल 1 और 2 ही आएंगे, 3 नहीं आएगा। इसलिए आपको 2 और 3 का आउटपुट मिल गया। 2, 3 और 4 में से 4 एक्सक्लूड हो गया। ओके, ये चीज अच्छे से क्लियर है। अगर आप यहां इस 1 को हटा दें तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी 1, 2, 3। अच्छा, अगर मैं यहां 1 लगा दूं और इसको हटा दूं तो 1 से रेंज शुरू होगी और एंड तक जाएगी, यानी कि 2, 3, 4, 5 आपको सारे एलिमेंट मिल गए। और अगर मैं यहां -1 लिख देता हूं, नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग को हम मिक्स कर सकते हैं, -1 लिखता हूं तो अप टू -1, और क्योंकि -1 एक्सक्लूडेड रहेगा यानी कि लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूडेड रहेगा और बाकी के आउटपुट आपको मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4 मिल गया। अगर मैं यहाँ -3 to -1 लिखता हूं तो यहां से आपको -3 to -1, 3 और 4 मिल गए, क्योंकि -3 कौन है, -1, -2, -3 यहां से शुरू हुआ, -1 एक्सक्लूडेड है, इसलिए 3 और 4 आपको आउटपुट में मिल गए। ये होती है लिस्ट की स्लाइसिंग। आई होप में फास्ट नहीं था। कितने लोगों को समझ आ गया, हैंड रेज कर दो एक बार। ओके, ग्रेट। अभी तक जो भी बताया उसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो एट दिस पॉइंट पूछ लीजिए। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर जो रखे अपन ने, जैसे कि ये एक लिस्ट है, ये एक टपल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये एक स्टैक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये तीनों एक जैसे तो दिख रहे हैं, एक जैसा डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट इन तीनों में एक मेजर डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी का और यूनिकनेस का। मतलब जो आपकी लिस्ट है, आप बाद में a इंडेक्स 0 इक्वल्स 445 अगर ये लिख दें तो उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। यानी कि अब अगर मैं प्रिंट a करता हूं तो मुझे 1 की जगह 445 मिलेगा, क्योंकि मैंने a इंडेक्स 0 को 445 के इक्वल कर दिया यहां पे। ये देखिए, इस तरीके से आपका जो एरे है वो मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां b लिखता हूं तब ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि b एक टपल है। अब मैं इस पाइथन फाइल को रन करता हूं और देखिए एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इस एरर का मतलब है कि ये जो टपल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक बार आपने वैल्यूज डाल दी, उन्हें इस तरीके से चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इट्स रॉन्ग। इसलिए आप लिस्ट के साथ तो ये चीज कर सकते हैं, बट एरे के साथ नहीं कर सकते। a इंडेक्स 0 में कोई दिक्कत नहीं थी, पर लिस्ट के साथ कर सकते हैं, टपल के साथ नहीं कर सकते। a इंडेक्स 0 में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टपल के साथ जब किया, b इंडेक्स 0 जब किया तो दिक्कत आई। अच्छा, c इंडेक्स 0 करें तो क्या होगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो यहां देखिए, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि लिस्ट का एक यूज आ गया कि हाँ अपन इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब हमको ऐसा कुछ करना हो तो हम लिस्ट यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सी प्रिंट कर देता हूं। एक बार ऐसे प्रिंट करके देख रहे हैं कि सी की वैल्यू क्या है, तो 1, 2, 3 आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पे 3, 2, 1 ये और ऐड कर देता हूं और अब इसको रन करता हूं, ये अभी भी 1, 2, 3 आ रहा है। रीजन इज, एक सेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं। अगर आपने कोई वैल्यू रिपीट करी वो काउंट नहीं होगी। अगर आपने 1, 2, 3, 3, 2, 1 इसके अंदर डाल दिया तो केवल जो यूनिक एंटिटीज हैं वही काउंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 डालू अब तो ये 4 काउंट हो जाएगा। ये देखो 1, 2, 3 और 4 भी आ गया आपके लिए, लेकिन जो रिपीटेड वैल्यूज हैं वो काउंट नहीं होंगी, जबकि लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लिस्ट के अंदर करते हैं 3, 2, 1 और लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो यहां पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ओके।
और टपल के अंदर क्या है ये तो आपको पता चल ही गया कि आप उसके अंदर वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। जब आपको उन्हें फिक्स रखना है तब आप टपल यूज करेंगे। लिस्ट तब यूज करेंगे जब आपको वैल्यूज बार बार चेंज करनी है, फिक्स नहीं रखनी। टपल तब यूज करेंगे जब आपको वैल्यूज बार बार चेंज नहीं करनी, फिक्स रखनी। और सेट तब यूज करेंगे जब आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए किसी एरे के अंदर, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए। ये यूजेस है इन तीनों चीजों के। एंड ऑब्वियसली एक और बात इनके बारे में बता दूं कि कोई भी एक डेटा टाइप फोर्स नहीं करता, कोई एरे, कोई टपल, कोई सेट। आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी रख सकता हूं, मैं यहाँ पे ट्रू भी रख सकता हूं। एनीथिंग आई कैन पुट इन हियर। मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट भी रख सकता हूं और मैं यहाँ पे एक टपल भी रख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, सभी टाइप्स की वैल्यूज आपकी लिस्ट के अंदर स्टोर हो सकती है। और यही चीज टपल और सेट के साथ भी है। आप देख सकते हैं सारी तरह की वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। सी और सी प्लस प्लस में एक एरे में एक ही टाइप की वैल्यूज होती हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी टाइप की वैल्यू किसी भी एरे के अंदर डाल सकते हो। इसी को कहते हैं एक एक्सटेंडेड फीचर ऑफ डायनेमिक टाइपिंग, क्योंकि डेटा टाइप के साथ पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है। सबको ये चीजें समझ आ गई? हैंड रेज कर दो। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं किसी भी चीज को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहता। दीक्षांत, मानस, समझ आ गया? ओके, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या पॉइंट रिपीट करूं? एक लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो, किसी दूसरे एरे को स्टोर कर सकते हो। आप किसी भी दूसरे टाइप के डेटा को, मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट के अंदर आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, किसी भी टाइप की डाल सकते हो, और वैल्यूज को जब चाहे तब चेंज कर सकते हो। लेकिन टपल के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू तो डाल सकते हो, पर उसे हर कभी चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाता है। सेट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू तो डाल सकते हो, लेकिन सेम वैल्यू दो बार नहीं डाल सकते, उसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज रहती है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स के। मानस, इज इट ओके? ओके, तो अब मैं यहां पे इस चीज को डन करता हूं। ठीक है मानस, और कोई डाउट किसी का? ओके, तो यहां पर ये चीज कंप्लीट होती है। अब यही सेम चीज स्ट्रिंग के साथ भी चलेगी इंडेक्सिंग के मामले में। तो स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्ट्रिंग के अंदर भी आपको इंडेक्सेस मिल रही हैं, और मैं फॉर आई इन ए प्रिंट आई इस तरीके से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स भी कर सकता हूं। स्ट्रिंग के अंदर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, और स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है, यानी कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के म्यूटेबल होने का मतलब है मैं उसे जब चाहे तब चेंज कर सकता हूं। और किसी के इम्यूटेबल होने का मतलब या म्यूटेबल ना होने का मतलब है कि मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं ट्राई करूं यहाँ पे ए इंडेक्स 0 इक्वल एक कैरेक्टर डी, ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इस तरीके से चेंज नहीं हो सकती। ओके, ये देखिए सारे कैरेक्टर्स एक एक करके प्रिंट हो गए। अब स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या? स्ट्रिंग इज एन एरे। ये भी एक एरे ही है, जो कि एक कैरेक्टर्स का एरे है। यानी कि सबसे पहला एलिमेंट हो गया ए, दूसरा एलिमेंट हो गया वाई, तीसरा एलिमेंट हो गया यू, एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं और इनकी अपनी इंडेक्स है, और ये सब मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो ये भी एक एरे ही है, लेकिन एक टपल की तरह ये इम्यूटेबल है। इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने असाइन कर दी तो। इसका मतलब ये नहीं कि आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। मैं अगर यहां पे माइनस लिख दूं
तो कोई दिक्कत नहीं है, तब माइनस वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां आप स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, आप यहां वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यहां पे ए की वैल्यू, ए के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू इंडेक्सिंग का यूज करके चेंज करना चाहूं तो एरर आएगा। ये देखो, इसमें तो कोई एरर नहीं है। ओके, तो यहां पे आपका थोड़ा बहुत मैंने इंडेक्सिंग के बारे में बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि थोड़ा सा अपर टायर का टॉपिक है बट इजी है, क्लासेस। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो एक बार बोल दो। बहुत जरूरी है कि अब तक जो बताया वो कंप्लीट हो, आपको समझ में आ चुका हो, उसके बाद ही क्लासेस पे चलना है। ठीक है, क्लास पे आके एक क्लास क्या होती है, जैसे मैंने एक क्लास बनाई C1 और यहां मैंने लिख दिया dev init। Is there range in string? अच्छा, आप उसकी स्लाइसिंग की बात कर रहे हो? हाँ, स्लाइसिंग होती है स्ट्रिंग के अंदर। आप जैसे यहां लिखो a इक्वल्स, तो आप प्रिंट कर सकते हो, बिल्कुल ये स्लाइसिंग होती है। और कोई डाउट? ठीक है, क्लासेस पे चल रहे हैं। यहां मैंने जो लिखा वो एक बार मैं आपको समझाता हूं। एक नई क्लास बनाई मैंने C1। अब क्लास एक्चुअली क्या है, जैसे आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना है, फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल, एक वाटर बॉटल को इमेजिन करना है, तो आप उसको कैसे इमेजिन करोगे? आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताओगे। अगर आपको किसी और को डिस्क्राइब करना है, वो वाटर बॉटल आपके सामने नहीं है ना, आपको डिस्क्राइब करना है कि वाटर बॉटल किस तरह की चीज होती है, तो आप उसको कैसे बताओगे? उसकी प्रॉपर्टीज ही बताओगे ना, कि आप उसके अंदर वाटर फिल कर सकते हो, ड्रिंकेबल वाटर फिल कर सकते हो, जनरली प्लास्टिक या फिर ग्लास की बनी होती है, एक लिड होता है, 1 लीटर की कैपेसिटी होती है। तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर्टीज है उस बॉटल की। अब अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कई बार रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, Amazon जैसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो आप उसमें चीजों को सेल कर रहे हो। आप चीजों को सेल तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो चीज हो ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी प्रोडक्ट को सेल करे जब तक उसके पास हो नहीं? तो वो होगा कैसे? आपको कंप्यूटर में बकायदा उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, उसकी एक इमेज बनानी पड़ेगी प्रोग्रामिंग करके, और आपको वो जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर बॉटल जैसे मैंने कहा था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे एंड देन उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। वो कंप्यूटर के लिए एक वाटर बॉटल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे इस क्लास का नाम मैं दे देता हूं कार। अब कई लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे भी देते हैं कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें अगर आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा को मिक्स करके एक एंटिटी में कवर करना चाहो वो भी हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो ठीक है, बट ये लिमिटेड क्लासेस की जो फंक्शनैलिटी है वहां तक ठीक है। पाइथन में जो क्लासेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी बहुत ऊपर है, बहुत कुछ और भी आपको मिलता है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लाइन में जाए तो ये सी और C++ की तरह लिमिटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। क्लास को हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की जगह एक ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग एंटिटी कह देते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज प्रोग्रामिंग में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सके। एक तरह से एक फ्रेमवर्क या एक फैक्ट्री है जिससे अपन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट है किसी भी चीज का जिससे हम उस चीज को लेटर ऑन क्रिएट कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आई होप सबको समझ में आ गया क्लास क्या होता है, राइट? ओके, तो अब मैंने यहां पे क्या लिखा, क्लास कार, एक कार नाम की क्लास बनाई मैंने ताकि मैं कार्स क्रिएट कर सकूं, और एक फंक्शन हर एक क्लास में बनता है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, इनिट बोलते हैं इसको, 2 बार अंडरस्कोर, फिर इनिट वर्ड
और फिर से 2 बार अंडरस्कोर। इस नाम से, इस ही नाम से बनना चाहिए। हर क्लास के अंदर एक फंक्शन बनता है। सेल्फ का मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप डिजाइन कर रहे हो, उसको रेफर कर रहा है ये सेल्फ, उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और ये एक आर्ग्यूमेंट इस इनिट फंक्शन के अंदर और क्लास के हर फंक्शन के अंदर होना चाहिए। आपने लिखा सेल्फ डॉट ए इक्वल्स ए, तो सेल्फ यानी कि उस ऑब्जेक्ट जिसको अपन क्रिएट कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम आपने लिख दिया ए। सपोज मैं यहां पे डाउट्स आई डोंट नो किसका साउंड, रिपीट लास्ट में। मैं ये कह रहा हूं आप ये हर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है इनिट फंक्शन, अंडरस्कोर 2 बार, फिर इनिट वर्ड, फिर 2 बार अंडरस्कोर। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर एक सेल्फ कीवर्ड होता है। सेल्फ का मतलब है जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, जिस चीज को क्रिएट कर रहे हो, उस चीज को रेफर कर रहा है ये, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सेल्फ का मतलब वो ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहां लिख दिया जैसे सेल्फ डॉट प्राइस, तो हर एक क्लास के अंदर एक इनिट फंक्शन बनेगा और उसके अंदर एक आर्गुमेंट होना ही चाहिए, वो है सेल्फ। और सेल्फ डॉट प्राइस का मतलब है जिस कार को अपन बना रहे हैं उसकी प्राइस, उस ऑब्जेक्ट की प्राइस। और मैंने यहां लिख दिया सपोज 400, 400। अब उसकी प्राइस 400 है, आपने डिफाइन कर दिया। और एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सेल्फ डॉट, सपोज मैंने लिख दिया क्या हो सकता है, माइलेज इक्वल्स 80। उस कार का माइलेज 80 है जो आपने अभी बनाई है। क्लास बन गई। अब अगर आप ए इक्वल्स कार इस क्लास को कॉल करें, और यहां जब भी हम क्लास को कॉल कर रहे हैं इसका मतलब हम क्लास के इनिट फंक्शन को यानी इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यही इसका मतलब होता है। और इसको कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सेल्फ की वैल्यू ये खुद ले लेगा, आपको नहीं देनी। आपको बस इतना ही करना है एंड देन आप प्रिंट कर सकते हैं ए डॉट प्राइस, और आप प्रिंट कर सकते हैं ए डॉट माइलेज, और आपको दोनों ही वैल्यूज जो अपन ने यहां डिफाइन करी वो मिल जाएंगी, 400 और 80। ठीक है, इस तरीके से एक क्लास और उसका ऑब्जेक्ट काम करती है। ये तो पूरी क्लास है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, और ये हमने इस क्लास को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ए उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बी भी कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और ऐसे ही सी भी कार क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है। ये चीज किस किस को समझ में आ गई, हैंड रेज कर दो एक बार, किसको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। प्रियांशु, हंसराज, देवेश, मानस, सबको क्लियर है? अच्छा, सेल्फ डॉट प्राइस और ए डॉट प्राइस। देखो, जब अपन सेल्फ डॉट प्राइस लिख रहे हैं ये अपन क्लास के अंदर लिख रहे हैं। जब अपन उस जो ऑब्जेक्ट है उसको करंटली क्रिएट ही कर रहे हैं, उसको क्रिएट करने वक्त क्लास के अंदर इस फंक्शन के अंदर जब अपन लिखेंगे तो अपने पास वेरिएबल का नाम तो है नहीं, तो अपन सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन इस क्लास के बाहर जब अपन ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका जो वेरिएबल है अपन उसका यूज करते हैं, ना कि सेल्फ का। तो बेसिकली सेल्फ भी उसी चीज को रेफर कर रहा है जिसको ए। सेल्फ और ए का मतलब एक ही है, अंतर इसका है कि हम लिख कहां रहे हैं। अगर क्लास के अंदर लिख रहे हो तो सेल्फ, क्लास के बाहर लिख रहे हो तो ए बी या जो भी आपने वेरिएबल दिया है वो। ओके, और कोई डाउट? सेल्फ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, सेल्फ की जगह कुछ नहीं लिख सकते, आपको सेल्फ ही लिखना है। फंक्शन बना सकते हैं क्लास के अंदर, वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। अभी तक अगर कोई डाउट हो तो बोलो। और कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग प्लीज वेट कीजिए, मैं जस्ट 2 मिनट में वापस आ रहा हूं।
हाँ प्रियांशु बोलो, कोई डाउट है? व्हाट हैपेंड? ठीक है, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे वेट कीजिए, तब तक आप इस कोड को पढ़ सकते हैं। वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर अपन फंक्शंस भी बना सकते हैं, जैसे कि एक फंक्शन तो ऑलरेडी बना चुके हैं, इनिट फंक्शन। और भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ड्राइव फंक्शन। हर एक फंक्शन के अंदर सेल्फ कीवर्ड होना ही चाहिए, सेल्फ के बिना कोई फंक्शन काम नहीं करेगा क्लास के अंदर। और सपोज मैंने यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट बनाया, एक और प्रॉपर्टी फ्यूल, इसको मैंने 50 कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले सकता हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, और जितना डिस्टेंस ड्राइव कर लिया मैं कह सकता हूं सेल्फ डॉट फ्यूल माइनस इक्वल्स डिस्टेंस, यानी कि जितना भी डिस्टेंस कार ने ड्राइव कर लिया है उतना फ्यूल माइनस कर दो 50 में से। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, ये एक बिहेवियर बन गया जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं इनिट फंक्शन के अंदर, ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, और जो ये फंक्शंस हैं सिवाय इनिट फंक्शन के, ये उसके बिहेवियर्स हैं। तो अब इस कार का एक बिहेवियर हो गया ड्राइव करना, और ड्राइव करने के लिए आप डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस माइनस कर देंगे फ्यूल में से, यानी कि जितना आप डिस्टेंस ने ड्राइव किया उतना फ्यूल कम हो गया। अब अगर आपने एक कार बनाई ए, एंड देन आपने लिखा प्रिंट ए डॉट फ्यूल, तो आपको फ्यूल मिल जाएगा ए का। फिर मैंने लिखा ए डॉट ड्राइव, और कितना ड्राइव करवाना है मेरे को, मान लो 4 किलोमीटर। अब इसके बाद में फिर से लिखता हूं प्रिंट ए डॉट फ्यूल, एंड अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए पहले 50 था, फिर ड्राइव हुआ, फिर 46 हो गया। इस तरीके से फंक्शन काम करेंगे, और ये फंक्शंस बिहेवियर्स होते हैं क्लास के अंदर। सो बेसिकली ये एक क्लास है कार, और ए उसका ऑब्जेक्ट है, और ए के साथ अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज हैं और जो भी बिहेवियर्स हैं उनको। इनको आप सी में डेटा मेंबर और मेथड भी कहते हैं, नाम अलग है, लगभग कॉन्सेप्ट वही है। ओके, क्लियर? अब तक अगर आप सब क्लियर हो चुके हैं तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूं करने के लिए, सो दैट आप लोग भी कुछ करें। तो किस किस को अब तक सबको समझ में आ गया, एक बार बता दो, हैंड रेज कर दो एक बार सब लोग, थोड़ा सा एक्टिवली। मानस, कोई डाउट? एक और एग्जांपल, दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और हो सकती है। अगर मैं यहां ए और बी दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने सेल्फ के अंदर आर्ग्यूमेंट ले लिए प्राइस, माइलेज और फ्यूल, और अब मैं यहां पे प्राइस लिख देता हूं, यहां पे माइलेज लिख देता हूं, और यहां फ्यूल लिख देता हूं, और फिर मैं यहां पे मान लो प्राइस देता हूं 400, माइलेज देता हूं 70 और फ्यूल देता हूं 50। और अब मैं यहां एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार, जिसको मैं प्राइस दे रहा हूं 500, माइलेज दे रहा हूं 80 और फ्यूल दे रहा हूं 40। इस केस में बी और ए दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अलग है। अब मैं यहां पे सिंपली प्रिंट ए डॉट प्राइस, ए डॉट माइलेज, ए डॉट फ्यूल, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ए को ड्राइव कर लिया, बी को भी ड्राइव कर लेते हैं, और अब मैं यहां पे बी की और ए की वैल्यूज दे देता हूं।
इस तरीके से मैंने दे दिया। पहले मैंने प्रिंट करवाया, फिर मैंने दोनों को ड्राइव किया एंड देन दोनों को फिर से प्रिंट करवाया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो, पहले ए का जो प्राइस और माइलेज और फ्यूल था वो था 400, 70 और 50। देन 400 प्राइस रहा, 70 रहा माइलेज, लेकिन फ्यूल 46 हो गया क्योंकि ए ने 4 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। ऐसे ही पहले बी का प्राइस 500 था, उसके बाद बी का जो माइलेज है 80 था, और बी का 40 प्राइस था, वो 40 फ्यूल कैपेसिटी थी, फ्यूल था। तो अब इसके अंदर 37 रह गया क्योंकि बी ने 3 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। इस तरीके से आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बट उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और कोई डाउट? एक्सप्लेन विद अदर एग्जांपल। ओके, शॉर्टकट कीज। देखो, वीएस कोड में अगर आप यूज कर रहे हो शॉर्टकट, आप किसी भी लाइन पे अपना कर्सर ले जाओ, ऑल्ट दबाओ एंड एरो कीज की मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे ही आप शिफ्ट दबा के अगर एरो कीज का यूज करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप ऑल्ट दबा के पूरे ब्लॉक को ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड होम से एकदम स्टार्टिंग में चला जाएगा कर्सर, एंड से एकदम लास्ट में चला जाएगा, कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है कुछ। और कंट्रोल स्लैश से कमेंट हो जाएगा, दोबारा दबाओगे कमेंट हट जाएगा। ऐसे ही क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट कीज है। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो मैं लिख के भेज दूंगा बाद में ग्रुप में। ओके, मानस कह रहे हैं एक्सप्लेन विद अदर एग्जाम्पल। तो अदर एग्जाम्पल से बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं मैं, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले ट्राई करें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आप लोग एक प्रोग्राम बनाइए, इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और अब आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं एक प्रोग्राम बनाने को कह रहा हूं। एक क्लास आप लोगों को बनानी है और क्लास होगी फ्रूट की। फ्रूट की क्लास में 3 प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, उसका प्राइस, उसका टेस्ट कौन सी टाइप का है, और उसका नाम, नेम जो होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज सेट करनी है और फ्रूट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं अलग अलग और उनकी प्रॉपर्टीज प्रिंट करवानी है। एग्जैक्टली जो मैंने अभी किया वही काम आपको करना है। तो ये प्रोग्राम आप लोग प्लीज जल्दी से बनाइए। एंड आप में से कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बनाते हुए देखूंगा उसको कि वो कैसे बनाया है। स्क्रीन शेयर कौन करेगा? हैंड रेज कर दो, कौन करना चाहता है। कोई नहीं करना चाहता। क्वेश्चन रिपीट। ओके, एक क्लास बनानी है फ्रूट्स की, मैं चैट में भी लिख देता हूं। एक फ्रूट्स की क्लास बनानी है जिसके आपको 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। क्लास के अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, प्राइस, टेस्ट और नेम। और बस आपको 2 ऑब्जेक्ट बना के उसकी डिटेल्स प्रिंट करवानी है। मैंने क्वेश्चन चैट में सेंड कर दिया है। अब आप लोग सभी ये प्रोग्राम बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। और इसके लिए मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देना। दीक्षांत का हो भी गया? वाह, जिस चीज का हो जाए वो हैंड रेज कर देना। दीक्षांत स्क्रीन दिखा दो एक बार। दीक्षांत स्क्रीन दिखा दो।
आयुष्मान यार मैं बाहर गया हुआ था, वो कुछ बताया यार। क्वेश्चन मैंने चैट में लिख के भेज रखा है। देवेश, मानस। ओके, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए मानस। कोड दिखाओ। क्लास फ्रूट इनिट फंक्शन, ठीक है। नेम टेस्ट प्राइस, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल्स नेम। सेल्फ डॉट प्राइस को आप प्राइस वाला आर्ग्यूमेंट दो ना। सेल्फ डॉट प्राइस को आप प्राइस दो। सेल्फ डॉट एवरेज, ये एवरेज क्या है? और int input enterprise n equals str enter name, the taste a equals fruit name taste price, ठीक है। int a dot price a dot name a dot taste, ठीक है। रन करो। लाइन नंबर 1। कोड दिखाओ। नहीं, लाइन नंबर 1 तो कुछ है ही नहीं। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम। एक बार फिर से रन करो इसको, और स्टार्टिंग में स्पेस मत लगाना। एंटरप्राइज, एंटर नेम, टेस्ट, name is not defined, line 13, okay। a dot name, a dot taste, a dot price आएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, आप एग्जीक्यूट मत करो, मेरे को कोड दिखाओ पूरा। सेल्फ नेम टेस्ट प्राइस, स्पेलिंग मिस्टेक या तो कोई हो सकती है। टेस्ट प्राइस इनपुट एंटरप्राइज str इनपुट एंटर नेम। ओके, दीक्षांत का हो गया। str इनपुट एंटर टेस्ट। आयुष्मान, क्या हुआ? अरे ये ए इक्वल टू के अंदर डी एन टी पास होने चाहिए ना शायद, लाइन नंबर 13 में। ओ या एग्जैक्टली, आपने डी एन और टी वेरिएबल लिए 9 10 11 में। अब रन करो। ठीक है। और किसी का हो गया? और किसी ने किया अभी तक? देवेश के अलावा किसी ने नहीं किया अभी तक? चलो ठीक है, मैं ही करता हूं। एक क्लास बनानी है फ्रूट। प्रियांशु का हो गया? ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो या तो बोल दो या फिर मैसेज कर दो। अब मैं बताता हूं। आपने एक क्लास बनाई फ्रूट, उसके अंदर आप एक इनिट फंक्शन बनाओगे सेल्फ। अब इसके अंदर आर्गुमेंट दे दोगे प्राइस नेम टेस्ट।
और आप यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल्स प्राइस, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, और सेल्फ डॉट टेस्ट इक्वल्स टेस्ट। क्या हो रहा है, प्राइस एक आर्ग्यूमेंट है, नेम एक आर्ग्यूमेंट है, टेस्ट एक आर्ग्यूमेंट है, तीनों अपन ने लिए, और सेल्फ डॉट प्राइस, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट टेस्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट अपन बना रहे हैं उसके साथ प्राइस, नेम और टेस्ट वेरिएबल बना के उनमें ये तीनों रेस्पेक्टिव वैल्यूज दे दी, यानी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज सेट कर दी एक तरह से। इसके बाद में अपन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे a इक्वल्स फ्रूट, और यहाँ पे अपन वैल्यूज दे देंगे प्राइस, नेम और टेस्ट की। सपोज 20, नेम हो जाएगा एप्पल और टेस्ट हो जाएगा स्वीट। एक और बना लेंगे फ्रूट, प्राइस हो जाएगा 100, नेम हो जाएगा चेरी और टेस्ट हो जाएगा स्वीट। ठीक है, इस तरीके से ये दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और बस आपको प्रिंट करना है a डॉट प्राइस, a डॉट नेम, a डॉट टेस्ट, और ये हो जाएगा। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास को कॉल करके और आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज दे दी 20, एप्पल और स्वीट रेस्पेक्टिवली। प्राइस, अच्छा मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है, एप्पल चेरी ये नेम है, नहीं सही तो है, प्राइस, नेम और टेस्ट सही आ रहा है, 20 एप्पल स्वीट, 100 चेरी स्वीट, प्राइस, नेम और टेस्ट तीनों वैल्यूज दे दी मैंने। ए एक अलग ऑब्जेक्ट है, बी एक अलग ऑब्जेक्ट है। मैंने जैसे यहां पर ए की प्राइस, ए का नेम, ए का टेस्ट प्रिंट कराया, ऐसे ही मैं अब बी के लिए करूंगा, बी की प्राइस, बी का नेम, बी का टेस्ट मैंने प्रिंट करा दिया। इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे दोनों के लिए 20 एप्पल स्वीट, 100 चेरी स्वीट प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप सबको अब ये चीज समझ में आ गई। कितने लोगों को समझ में आ गया ये प्रोग्राम, हैंड रेज कर दो। ओके, तो अब बनाओ जल्दी से। अब सब लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे और शिवांश आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना। जिस जिसका हो जाए अपना हैंड रेस करते जाओ और शिवांश आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना जैसे ही आपका हो जाए। .py रीनेम करने के लिए आप एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। पाइथन में /n बिल्कुल होता है, एस्केप सीक्वेंस होती है पाइथन में, उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। जिस जिसका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर देना।
क्वेश्चन यही है, प्रीवियस क्वेश्चन। आपको एक फ्रूट क्लास बनानी है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं एंड उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज प्रिंट करवानी है। मानस, आपको अभी भी कंफ्यूजन है कोई? देवेश, मानस, नम्य, कम ऑन। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, नहीं मैंगो नहीं, सेल्फ डॉट नेम को आर्ग्यूमेंट से जो वैल्यू आ रही है वो पास करो, नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम। इसकी वैल्यू अपन आर्ग्यूमेंट्स में देंगे जब अपन कॉल कर रहे हैं। अच्छा मानस, नम्य, देवेश, कोई एरर है, कोई दिक्कत है? अच्छा, नम्य और मानस। देवेश अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, आपकी स्क्रीन देख लूंगा मैं, क्या एरर है। मानस का हो गया। यहां पर आप शिवांश, यहां प्राइस डायरेक्टली डिक्लेयर मत करो। जब आपने आर्ग्यूमेंट से वैल्यू ली है तो वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करो, प्राइस को, क्वांटिटी को। और क्वांटिटी में आप 1 kg इंग्लिश में जरूर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ उसकी वैल्यू लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखनी है। अनटिल अनलेस आप स्ट्रिंग क्रिएट करें तब तक आप यूनिट नहीं लिख सकते। एक मिनट, मैं आपकी स्क्रीन देवेश का कोड में देख नहीं पा रहा हूं, शिवांश की स्क्रीन आ रही है लगातार। इसको चेंज कैसे करना है? आयुष्मान, मैंने वीडियो ऑन किया है। हाँ वीडियो, लेकिन हाँ ठीक है, अब मैं देख रहा हूं। ओके, क्लास फ्रूट्स, सेल्फ प्राइस, चाहिए इधर प्रिंट एप्पल डॉट नेम, एप्पल और मैंगो दो ऑब्जेक्ट। एरर क्या आ रहा है पहले ये दिखाओ। कोई एरर ही नहीं है। नहीं, एरर नहीं है। ओके डन, आपने कर लिया, मतलब ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा शिवांश। ओके, तो अब ये क्लास का और जो मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर बताया
आज इन दोनों से मैं एक्सरसाइज दूंगा आप लोगों को, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी सब लोग अब ये क्वेश्चन करिए। सो आपको अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो आर्ग्यूमेंट्स में एक लिस्ट ले ले और उस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का सम वो आपको रिटर्न कर दे। ऐसा एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा। कम ऑन, जल्दी से करने लग जाइए, और जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देना। आई होप सभी लोग कर रहे हैं। प्रियांशु स्क्रीन शेयर कर दो। अगर किसी को कोई डाउट भी आता है, कोई दिक्कत आती है, वो भी मेरे को बता दें, वेट ना करें। देवेश आपका हो गया? ओके ग्रेट। और किसी का नहीं हुआ अभी तक? हर्षित, नम्य, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं। आपको एक फंक्शन बनाना है जो एक लिस्ट आर्ग्यूमेंट्स में ले ले और सारे डिजिट्स या जितने भी नंबर्स उसमें हैं उनका सम रिटर्न करे। आप एक फंक्शन बना रहे हो डेफ ए सम नाम का, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ले लो, उसके बाद इस आर्ग्यूमेंट को ट्रैवर्स कर लो। सबसे पहले b इक्वल 0 कर लिया, फिर फॉर i इन a, इस तरीके से इस पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर लो और b प्लस इक्वल्स i ऐसा लिख दो। तो a के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उस हर एक वैल्यू के लिए i जो है वो b के अंदर ऐड हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूं प्रिंट a सम और एक लिस्ट दे दूं 1 2 3 4 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये पूरी की पूरी लिस्ट a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर i इन a
आई को ए की फर्स्ट वैल्यू मिलेगी 1, फिर सेकंड मिलेगी 2, फिर मिलेगा 3, 4, 5, एक एक करके आई को सारी वैल्यूज मिलेंगी और उस हर एक वैल्यू के लिए b प्लस इक्वल आई ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो आप लोगों को इस तरीके से ये कोड लिखना है। अब यहां मैं रिटर्न कर दूंगा b, यानी कि जो सम था वो मैंने रिटर्न कर दिया। इनिशियली b की वैल्यू 0 थी और फिर एक एक करके a की सारी वैल्यूज अपन ने b के अंदर ऐड कर दी। इसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग और इस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है। इसको रन कर लेते हैं, रन पाइथन फाइल, और 15 आंसर आ गया। ठीक है, ओके दीक्षांत बोलिए। आयुष्मान अगर लिस्ट बाहर बना के उसका नाम पास करते तो आर्गुमेंट में? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं a इक्वल्स यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 कर दूं और यहाँ लिस्ट की जगह a दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो a है अंदर वाला और ये जो a है, इसके बीच कोई एम्बिग्विटी नहीं आएगी। ये दोनों अलग अलग स्कोप में है। ये a सिर्फ फंक्शन के अंदर है, इसका असर सिर्फ फंक्शन के अंदर रहेगा, और ये a ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में है, इसका असर पूरे प्रोग्राम में रहेगा, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर नहीं रहेगा। तो मैं यहां से पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कर देता हूं एंड यहाँ पे 103 आंसर आ गया। ओके, और कोई डाउट? हाँ बोलो। सबको समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया एक बार हैंड रेज कर दो। आयुष्मान एक बार मेरे कोड को देखना। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। हर्षित और मानस, कोई दिक्कत? लिस्ट नहीं, इसमें ये दिक्कत है कि आपने लिस्ट वर्ड ले लिया। लिस्ट एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, आप लिस्ट वर्ड नहीं ले सकते। आपको वेरिएबल का नाम कुछ और लेना है। ठीक है, तो आप वहां पे लिस्ट की जगह कुछ और नाम ले लो। हर्षित अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। हेडर a for I in a b plus equals I। आपने b को डिफाइन नहीं किया, पहले b इक्वल्स 0 डिफाइन करो फंक्शन के अंदर। इस लाइन को फंक्शन के अंदर रखना है। डेफ हेडर के बाद में फंक्शन के अंदर b को डिक्लेयर करो। और b को रिटर्न भी करना होगा। लास्ट में रिटर्न b भी लिखो। इंडेंट कम करो, इसे फॉर लूप से बाहर ले जाना है। हाँ, अब सही है। ओके, और किसी को कोई डाउट? सबका हो गया ये प्रोग्राम? किस किस का हो गया एक बार हैंड रेज कर दो। किस किस ने ये प्रोग्राम कर लिया? नम्य? ओके, सबका हो गया। ओके, तो आज अपन ने डेटा स्ट्रक्चर्स का जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये टॉपिक, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब इन दोनों टॉपिक्स से ही आज की एक्सरसाइज होगी, उसको सॉल्व जरूर करना। जिसी ने अभी तक पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है वो पाइथन इंस्टॉल कर लेना, VS कोड इंस्टॉल कर लेना। ओके, एंड आई होप आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए। कोई भी डाउट है अभी बोल दीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कल की क्लास में अपन इससे आगे फाइल हैंडलिंग पे बढ़ेंगे।
एक मिनट, आवाज नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा लाउड बोलो। नम्मी बोलो। क्या डाउट है? शेयर द शॉर्टकट कीज ऑफ VS कोड। ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और कुछ? ओके, डेफिनेट। आपको लाइन नंबर 7 से लेकर के इंडेंट रिड्यूस करने की जरूरत है। ये सब कुछ आपने क्लास के अंदर ही लिख दिया। पूरे को सिलेक्ट करो, एक साथ पूरे को सिलेक्ट करो। हाँ, कंट्रोल और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन दबाओ। कंट्रोल और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जिस बटन से ओपन हो रहा है वो, हाँ। अब इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करो, शिफ्ट और अप एरो की, शिफ्ट और अप एरो की। ओके, कंट्रोल ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऐसे। Tuple object has no attribute price. Price test name, price test name, okay, a dot price. तो टपल ऑब्जेक्ट, आप टपल ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हो, आपने क्लास का नाम लिखा ही नहीं है वहां पे। आपको हर एक ब्रैकेट से पहले फ्रूट क्लास का नाम लिखना है। आप क्लास को कॉल कर रहे हो। ABC जहां आपने डिफाइन किए ना लाइन नंबर 7, 8, 9 में, वहां ब्रैकेट्स ओपन करने से पहले फ्रूट लिखो। फ्रूट क्लास का नाम लिखना है आपको। टपल लिख दिया आपने उसकी जगह। A इक्वल्स फ्रूट, फिर उसके अंदर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से। ओके, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी लोग फ्री हैं। Fruit takes no arguments. A इक्वल्स फ्रूट। थोड़ा सा जूम करोगे, कंट्रोल और अप, माउस स्क्रोल अप। प्राइस टेस्ट नेम इनिट फंक्शन तो ले रहा है, पर इनिट में आपने केवल एक ही अंडरस्कोर लगाया है। इनिट में दो दो अंडरस्कोर आते हैं, आगे भी और पीछे भी। उस फंक्शन का नाम सही करो। अब रन करो, हो गया। ठीक है, ठीक है। हर्षित, आपको क्या डाउट है कुछ? हेलो हर्षित, कोई डाउट है? मुझे आवाज नहीं आ रही।